प्रश्न है, आपको दिया हुआ है लखनऊ समझौता, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, आर्य समाज की स्थापना, बंगाल का विभाजन। आपको यहाँ इन सबको सीक्वेंस में लगाना है कि सबसे पहले कौन सी घटना हुई, उसके बाद कौन सी हुई और लास्ट में कौन सी हुई। तो आइए, लखनऊ समझौता 1916 में हुआ। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 लॉर्ड लीटन के समय में आया। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की 1875 में। और बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ। तो अब हम शुरू करते हैं सीक्वेंस में लगाना। तो सबसे पहले आर्य समाज की स्थापना हुई 3, उसके बाद वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 2, उसके बाद बंगाल का विभाजन 4, उसके बाद लखनऊ समझौता 1, यानी 3241। तो राइट आंसर है 3241 और 3241 है ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी को हम करेंगे टिक। ऑप्शन सी को हमने कर दिया टिक और चलेंगे आगे। प्रश्न है, सही मिलान के संबंध में सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का सही मिलान करना है। आइए करते हैं। होम रूल आंदोलन, होम रूल आंदोलन से संबंधित हैं बाल गंगाधर तिलक। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से संबंधित हैं लॉर्ड लीटन। सहायक संधि की नीति से संबंधित हैं लॉर्ड वेल्जली। और पूना सार्वजनिक सभा से संबंधित हैं एम.जी. रानाडे। और लॉर्ड कॉर्नवालिस संबंधित हैं स्थायी बंदोबस्त से। तो इस प्रकार हमने ये प्रश्न कर लिया। उसके बाद स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों में भारत में प्रचलित दलीय प्रणाली को निम्न में से किस एक विद्वान ने एक दल प्रबल प्रणाली के रूप में वर्णित किया है। तो वो कौन है जिसने भारत में जो दलीय प्रणाली थी उसे एक दलीय प्रबल प्रणाली के रूप में वर्णित किया। तो वो हैं भीखू पारिक, माइनर वीनर, ग्रैनविल ऑस्टिन या रजनी कोठारी। तो राइट आंसर है रजनी कोठारी ने भारत की जो दलीय व्यवस्था थी आज़ादी के समय या आज़ादी के बाद उसको एक दल प्रबल प्रणाली के रूप में वर्णित किया है। तो राइट आंसर है रजनी कोठारी, क्योंकि उस समय एक ही पार्टी का प्रभुत्व था और वो थी कांग्रेस। इसलिए यहाँ इन्होंने उस समय की जो सिचुएशन थी उस हिसाब से एक दलीय प्रबल प्रणाली के रूप में भारत की जो दलीय प्रणाली है उसे वर्णित किया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम 1993 के अनुसार निम्न में से कौन इस आयोग का अध्यक्ष हो सकता है। केवल उच्च न्यायालय का एक सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, केवल सेवानिवृत्त भारत का मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का कोई सेवारत न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का कोई सेवारत न्यायाधीश। तो राइट आंसर है केवल सेवानिवृत्त भारत का मुख्य न्यायाधीश, यानी कोई रिटायर्ड जज हो सकता है भारत का। तो ऑप्शन बी है राइट आंसर, केवल सेवानिवृत्त भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष। निम्न में से विवादों की कौन सी एक कोटि उच्चतम न्यायालय के आरंभिक क्षेत्राधिकार या आरंभिक अधिकारिता में शामिल नहीं है। आपने पढ़े होंगे उच्चतम न्यायालय के आरंभिक क्षेत्राधिकार। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद, तो ये सॉल्व करता है, उच्चतम न्यायालय के आरंभिक क्षेत्राधिकार में शामिल है। एक दूसरे के मुकाबले दो या अधिक राज्यों के बीच विवाद, ये भी आपका शामिल है उच्चतम न्यायालय के आरंभिक क्षेत्राधिकार में। उसके बाद एक तरफ भारत सरकार और एक या अधिक राज्य और दूसरी तरफ एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद, तो ये भी शामिल है। तो बेसिकली दो से अधिक राज्यों के मध्य जो विवाद हैं वो उच्चतम न्यायालय के आरंभिक क्षेत्राधिकार में शामिल हैं, और केंद्र और राज्यों के बीच जो विवाद हैं वो भी उच्चतम न्यायालय के आरंभिक क्षेत्राधिकार में शामिल है। यानी राज्यों और राज्यों के मध्य उत्पन्न विवाद और केंद्र और राज्यों के मध्य उत्पन्न विवाद उच्चतम न्यायालय के आरंभिक क्षेत्राधिकार में शामिल हैं, लेकिन दो या अधिक राज्यों के निवासियों के बीच विवाद ये उच्चतम न्यायालय के आरंभिक क्षेत्राधिकार में शामिल नहीं है। और यहाँ हमसे यही पूछा गया था कि निम्न में से कौन उच्चतम न्यायालय के आरंभिक क्षेत्राधिकार में शामिल नहीं है। तो यहाँ होगा ऑप्शन सी, दो या अधिक राज्यों के निवासियों के बीच। निम्न युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। लोकसभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण भारतीय संविधान के आर्टिकल 330 में किया गया है, ये सही है। संविधान संशोधन कार्यविधि भारतीय संविधान का आर्टिकल 268, ये रॉन्ग है, क्योंकि संविधान संशोधन की बात आर्टिकल 368 में की गई है। और संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, यहाँ लोक सेवा आयोग होगा, और लोक सेवा आयोग की बात आर्टिकल 315 में की गई है। उसके बाद है नागालैंड भारत के संबंध में विशेष उपबंध, ये बात की गई है आर्टिकल 371 ए में, ना कि 371 घ में। तो नागालैंड के संबंध में जो विशेष बात की गई है, विशेष उपबंध हैं, वो 371 ए में है, ठीक है। उसके बाद लोक सेवा आयोग आर्टिकल 315 में है, और संविधान संशोधन 368 में है। बाकी ऑप्शन ए यहाँ सही है। तो पूछा है सही सुमेलित है, तो ऑप्शन ए यहाँ राइट होगा। उसके बाद है ये वाला प्रश्न बहुत अच्छा है। निम्न में कौन सा एक कथन लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में सही नहीं है। उसके पास अनिश्चित काल तक सदन को स्थगित करने की शक्ति है, तो ये राइट है, हाँ ये उसकी शक्ति है। उसके पास 17 वासन के बाद भी सदन को बुलाने की शक्ति है, तो ये शक्ति
लोकसभा के अध्यक्ष के पास नहीं है, ये शक्ति राष्ट्रपति के पास है, इसलिए ये रॉन्ग है। और बाकी सदन के भंग होने के बाद भी और सदन की पहली बैठक में पहले तक वो पद पर बना रहता है, तो ये भी राइट है। और लोकसभा की सदस्यता समाप्त होने पर उसे पद से हटाया जाना होता है, तो ये भी राइट है। तो ये भी राइट है, ये भी राइट है, लेकिन जो रॉन्ग है उसके पास सत्तावासन के बाद भी सदन को बुलाने की शक्ति है। ये शक्ति लोकसभा अध्यक्ष की नहीं है। सत्तावासन के बाद भी सदन को बुलाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। बाकी और सब ऑप्शन सही हैं। और पूछा गया था रॉन्ग, तो हमने आंसर कर दिया ऑप्शन बी। उसके बाद है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किन आर्टिकल के उपबंध के अधीन किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल 360, ये वित्त आपातकाल के संबंध में है। और आर्टिकल 352 ये सेंट्रल में राष्ट्रपति शासन यानी राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में है। और हमसे पूछा है कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, तो आर्टिकल 356 और आर्टिकल 365 के अनुसार किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल और आर्टिकल 360 वित्त आपातकाल। लेकिन आर्टिकल 356 और 365 आते हैं आपके इनके संबंध में लगाया जा सकता है किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। आर्टिकल 356 और आर्टिकल 365 अगर आपको कहीं दिखे तो समझ जाना बात हो रही है राज्य में राष्ट्रपति शासन की। भारत के संविधान के आर्टिकल 312 के अंतर्गत राज्यसभा को निम्न में से किस एक के गठन की सिफारिश करने की अनन्य शक्ति है। नदी घाटी विकास अभिकरण, क्षेत्रीय परिषद, प्रशासनिक अधिकरण या नई अखिल भारतीय सेवाएं। तो एक जो अलग ही शक्ति है राज्यसभा की, क्योंकि राज्यसभा के पास ज़्यादा शक्तियाँ नहीं हैं, कुछ शक्तियाँ हैं, उसमें से प्रमुख रूप से नई अखिल भारतीय सेवाओं के गठन की सिफारिश कर सकती है राज्यसभा। तो ऑप्शन डी। 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची का आपको मिलान करना है। तो आइए करते हैं। पहले 10वीं अनुसूची देख लेते हैं, क्योंकि इसका संबंध है दल बदल के आधार पर, दल बदल के संबंध में ये अनुसूची है, आप सबको पता ही है। और 11वीं अनुसूची भी आप सबको पता ही है, पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में है। और उसके बाद हम जाएंगे 6ठी अनुसूची। 6ठी अनुसूची है असम, मेघालय तथा मिजोरम राज्यों के आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में है। और 9वीं अनुसूची आती है आपकी भूमि सुधार विधि निर्माण के बारे में उपबंध दिया हुआ है। तो इस प्रकार हमने ये प्रश्न हल कर लिया है। और आपको बताना है कि केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का जो आवंटन है वो किस अनुसूची से संबंधित है। उसके बाद है कटौती प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, विशेषाधिकार प्रस्ताव और स्थगन प्रस्ताव। तो यहाँ हम टिक करेंगे इन सबको। सबसे पहले कटौती प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और विशेषाधिकार। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो हमें सबसे आसान लग रहा है, स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव सामने ही है, समय से पूर्व सदन को स्थगित करना। उसके बाद है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और विशेषाधिकार प्रस्ताव। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में अति आवश्यक सार्वजनिक महत्व के मामलों पर मंत्रियों का ध्यान आकर्षित करना। और विशेषाधिकार है मंत्रियों द्वारा दिए गए गलत या अपूर्ण उत्तर की ओर लोकसभा अध्यक्ष का ध्यान आकर्षित करना, उसे विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया जाता है। और कटौती प्रस्ताव आपका बजट से संबंधित है, बजट प्रस्तावों पर व्यय करने का प्रस्ताव प्रस्तावित है। तो इस प्रकार हमने कर लिया ये आंसर, ये प्रश्न सॉल्व। वो फ्रांसीसी लेखक कौन था जिसने तृतीय विश्व शब्द का निर्माण किया, यानी तीसरी दुनिया शब्द का निर्माण किया, वो था अल्फ्रेड सोबी। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो इनमें भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए।